अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। फ़िरका वाराना फसादात में घिरा हुआ ज़िला कुरम पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है और 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: अपर कुरम, सेंट्रल कुरम और लोअर कुरम। अपर कुरम में ज़्यादातर शिया लोग रहते हैं और सेंट्रल कुरम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कैपिटल पारा चिनार भी शामिल है, शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों की मखलूत मिक्स्ड आबादी है। ताहम शिया आबादी निस्बतन ज़्यादा है और लोअर कुरम यहाँ ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान आबाद हैं। आज मैं आपको वो 3 वजूहात बताऊंगी जिनकी वजह से शिया और सुन्नियों के दरमियान फसादात और लड़ाइयाँ हो रही हैं। सबसे पहली वजह इन फसादात और लड़ाइयों की है ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी, बरतानवी दौर की तकसीम। 1849 वो साल है जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर को जंग में शिकस्त देकर पंजाब के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और पंजाब की फतह के बाद बरतानवियों ने मज़ीद इलाकों के कबाइल पर अपना असर और रसूख बढ़ाया, जिनमें कुरम एजेंसी भी शामिल थी। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सरहदी इलाके के तौर पर वाक़या था। बरतानवी हुकाम इस इलाके की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को समझता था और बरतानवी सल्तनत के लिए बहुत अहम था, और इसकी 2 मेन रीजंस थी। पहली, बरतानवियों को इस इलाके की ज़रूरत थी ताकि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें और रशियन एम्पायर के सरात को महदूद रख सकें, क्योंकि उस दौर में ग्रेट गेम के दौरान रशिया और बरतानिया के दरमियान ताकत की जंग चल रही थी। बरतानवियों ने इस कुरम के इलाके को अपनी हुक्मरानी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। बरतानिया की एक स्ट्रेटजी थी जिसे उन्होंने अपने बरतानवी राज के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया: डिवाइड एंड रूल। इस स्ट्रैटेजी का मकसद लोगों के दरमियान में तफरीक पैदा करना था। बरतानवी हुकाम मुख्तलिफ नस्ली, मजहबी और कबायली ग्रुपों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ावा देते थे ताकि उस जगह के मुकामी लोग मुत्तहिद होकर बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ ना उठ खड़े हों। कुरम के इलाके में भी बरतानिया ने अपनी कॉलोनियल स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल की मदद से सुन्नी और शिया कम्युनिटियों के दरमियान फ़िरका वाराना तकसीम को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा किया। कुरम में बरतानवी हुकाम ने शिया कम्युनिटी को तरजीह दी क्योंकि इनको एक वफादार ग्रुप के तौर पर देखा गया जो बरतानवी हिकमती अमली की हिमायत करता था। इन्हें ज़्यादा ज़मीनें और वसाइल दिए गए। सुन्नी कम्युनिटी के निस्बत शिया कम्युनिटी को इंतज़ामिया में ज़्यादा अहमियत दी गई, जिसकी वजह से सुन्नी और शिया कबाइल की ताकत में अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। ये तकसीम इंसाफ या कुदरती आबादियाती तनासुब पर मबनी नहीं थी, बल्कि ये एक जानबूझकर इख्तियार की गई हिकमत अमली थी। बरतानवी हुकाम का मकसद था कि सुन्नी और शिया दोनों ग्रोह आपस में लड़ते रहें ताकि वो कभी भी एक ताकतवर ऑपोजिशन ना बना सकें, क्योंकि अगर सुन्नी और शिया मुसलमान मुत्तहिद हो जाते तो उनकी मुश्तरका ताकत बरतानवी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती थी। आज 1 सदी से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन जब भी कुरम के इलाके में फसाद, लड़ाई, कत्ल गारत होता है तो उसके पीछे एक ही वजह होती है: ज़मीनी तनाज़ात। इसी साल में ही ज़मीनी तनाज़ात की वजह से ज़िला कुरम में शिया बशहरा कबीले और सुन्नी मली खेल कबीले के दरमियान ज़मीन की मलकियत पर पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हुईं। अगस्त में ये तनाज़ात शदीद लड़ाई में बदल गई, जिसके नतीजे में 50 अफराद हलाक और 226 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। दोनों फरीकों ने खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। इसी साल अक्टूबर में इस वक्त कशीदगी फिर से बढ़ गई जब एक तरफ ने तनाज़ा ज़मीन पर खंदकें खोदना शुरू की, जिसके नतीजे में दोबारा तशद्दुद शुरू हुआ, जिसमें कम से कम 15 अफराद हलाक हुए। 22 नवंबर को अभी रिसेंटली ज़िला के सदर मुकाम पारा चिनार में एक हमला हुआ, जिसमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 अफराद हलाक हुए, लेकिन अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स बताती हैं 100 से ज़्यादा अफराद मारे गए और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ज़मीनी तकसीम से शुरू होने वाले तनाज़ात फ़िरका वाराना फसादात में बदल जाते हैं, और वो क्यों बदलते हैं, जो 2 रीज़न्स रह गई हैं, उनको सुनने के बाद आप वो भी समझ जाएंगे। दूसरी वजह थी ईरान सऊदी राइवलरी। 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के अंदर शिया हुकूमत कायम हुई, जिसने सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज पैदा किया, और दोनों इस दौड़ में लग गए कि कौन मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब उस वक्त सऊदी अरब सुन्नी ग्रुपों की हिमायत करता था, जबकि ईरान शिया ग्रुपों का हामी था। सऊदी अरब ने अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए और वहाबिज़म के फैलाव के लिए सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स को फंडिंग और तरबियत देना शुरू की, जबकि ईरान अपने शिया मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता था। इस सियासी और फ़िरका वाराना कशमकश के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नी और शिया बरादरों के दरमियान तशद्दुद में इजाफा हुआ। कुरम में भी सऊदी और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोह एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ गए थे, और इसी वजह से दोनों फ़िरकों के दरमियान नफरत और तशद्दुद बढ़ा।
اب تیسری وجہ تھی طالبان۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد پاکستان افغان مجاہدین کی حمایت میں امریکہ اور سعودی عرب کا اہم اتحادی بن گیا تھا۔ اس دوران پاکستان کے قبائلی علاقے باشمول کرم سوویت افواج کے خلاف لڑنے والے سنی انتہا پسند گروپ کا اڈا بن گئے۔ 1990 کی دہائی میں طالبان کے عروج نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ طالبان نے 1996 میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا اور اپنی وہابی سنی اسلام کے نظریے کو پھیلانا شروع کیا، جو خاص طور پر شیعہ طرز عمل کے خلاف ہے۔ جیسے جیسے طالبان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں باشمول کرم میں ان کی موجودگی نے شیعہ برادریوں کو نشانہ بنایا۔ 2000 کی دہائی میں افغانستان پر امریکی حملے اور اس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد طالبان اور دیگر سنی عسکریت پسند گروہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ حاصل کی۔ انہیں لشکری جھنگوی اور سپاہ صحابہ کی حمایت حاصل تھی، اور یہ دونوں شیعہ نظریات کے حامی نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر شیعہ برادریوں پر حملے ہوئے، فرقہ وارانہ تشدد بڑھا، اور اسی وجہ سے 2007 میں طالبان نے پارا چنار اور پاکستان کے باقی حصوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی سڑک کو بند کر دیا اور ناکے لگا دیے تاکہ وہ پورے ڈسٹرکٹ پر قبضہ کر سکیں۔ اس ناکہ بندی کے نتیجے میں پارا چنار اور گرد و نواح کا تقریباً 4 سال تک رابطہ منقطع رہا۔ پارا چنار پشاور روڈ جو کرم کے علاقے کا اہم راستہ تھا، لیکن یہاں سفر انتہائی خطرناک تھا، اسی لیے پاکستان کے دوسرے علاقوں تک پہنچنے کے لیے اپر کرم کے لوگوں کو افغانستان کے راستے تورخم سے بارڈر کراس کر کے دوبارہ پاکستان میں داخل ہونا پڑتا تھا، لیکن فوجی اور سیاسی کوششوں کے بعد بالآخر 2011 میں ناکہ بندی ہٹا دی گئی، اور یہ وہی راستہ ہے جس پر ابھی ریسنٹلی گاڑیوں پر اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ 3 اصل وجوہات جس کی وجہ سے یہ شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے، لیکن یہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس کی مین ریزن ہے بیڈ گورننس۔ نہ تو یہ لوگ لینڈ کمیشن کے فیصلے مانتے ہیں، جرگہ بیٹھتا ہے لیکن فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے والا کوئی موجود نہیں۔ جب تک انتظامیہ اور فوج اس کرم کے علاقے پر پوری توجہ نہیں دے گی، معصوم لوگ چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ اپنی جان گنواتے رہیں گے۔